अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि इंशाअल्लाह एक ऐसी सीरीज़ शुरू की जाएगी जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ है जो इज़राइल में है, जो यहूदियों में है, जो हम मुसलमानों ने अपने अंदर पैदा करके उनसे दो कदम कैसे हम आगे निकल सकते हैं हर लाइन से। चाहे वो एजुकेशनल लाइन हो, चाहे वो फाइनेंशियल लाइन हो, चाहे वो डेवलपमेंट की लाइन हो, चाहे वो यूनिटी हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, या किसी भी लाइन की तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह हम एक एक से लेंगे और ये कंपैरिजन करके अपने आप को उनसे बेहतर बनाना ये ज़रूरी है। उसके बग़ैर हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं इससे पहले बता चुका हूँ और कई मरतबा ये बात बोल चुका हूँ। और सिर्फ बातें करके भी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जोशीली जज्बाती बातें करना ये सिर्फ़ कौम की आंखों पे धूल झोंकना है या कौम को जज्बाती अफ़ीम पिलाना है, और वही होते आ रहा है आज तक। जो हम मुसलमान यहूदी, यानी आप देखो, मैंने अभी साथ में जो नक्शा जोड़ा हुआ हूँ, आप ख़ुद सोचो इज़राइल कहाँ पे है, उसके अतराफ़ में ये सारे मुल्क जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, सारे मुल्क चारों तरफ से जितने भी है ये मुस्लिम कंट्रीज़ है, और उन सब के बीच में वो छोटा सा आपको इज़राइल नज़र आ रहा है। उसके बावजूद उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है, आज किसी भी इस्लामिक या मुस्लिम कंट्री की हिम्मत नहीं है वो उसकी तरफ नज़र उठा के देख सके। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हर लाइन में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, और हम जो है सिर्फ जोशीली जज्बाती बातें करने में रह गए और हम कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी ग्राउंड लेवल पे हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम पासंग में भी नहीं है। मतलब अगर हम उनके मुकाबले में खड़े भी हुए ना, हम कुछ नहीं कर सकते किसी भी लाइन से, चाहे वो एजुकेशनल लाइन हो, चाहे टेक्निकल लाइन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, कोई भी लाइन हो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको जो है सबक सीखना पड़ेगा सीरत से। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, हमारे लिए सबसे हमारे लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हमारे लिए सबसे बड़ी जो मशाले राह है, यानी सीरत के रास्ते पे हम चले तो दुनिया की कोई भी ताकत हमको ज़ेर नहीं कर सकती। और सीरत से ही हमको ये मिलता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के अंदर ये रूह फूंकी, आपने उनको ये एजुकेशन सीखने लगाया। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि तुम यहूदियों की ज़ुबान सीखो। उन्होंने कुछ 15-17 दिनों में वो ज़ुबान सीख ली। फिर कहा कि रोमन जो लोग हैं उनके साथ में हमको बातचीत और उनके साथ में इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तो तुम उनकी ज़ुबान सीख लो। तो बोले मैंने 15 या 17 दिनों में उनकी भी ज़ुबान सीख लिया। ये सब वाक़ियात हैं हमारे पास में। उनके अलावा भी सहाबा को आपने चीन जाने का हुक्म दिया ताकि आप चीन की जो टेक्निकल जो तालीम है उसको सीख सके। और मैं आपको मुख्तसर में खाली 2 मिसालें दे दूंगा और फिर अपने टॉपिक पे मैं आ जाऊंगा। सिर्फ 2 मिसालें। एक मिसाल तो मैं हमेशा जो देता हूँ वो है चाइना की, और दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा साउथ कोरिया की। चाइना और साउथ कोरिया, चाइना वो मुल्क है 1980 तक चाइना हमारे देश से पीछे था, यानी इंडिया से भी पीछे था। लेकिन जो चाइनीज़ लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके अंदर ऐसा कूट के जो नेशनलिज़म है, जो राष्ट्रवाद है, कि हम अपने मुल्क को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसलिए चाइना के लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो वो अपने वतन से, अपने मिट्टी से, अपने मुल्क से इतनी बेपनाह। यानी कोई भी चाइनीज़ अगर आप देखेंगे, जो चाइना का आज जो इतना डेवलपमेंट हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि 2011 के अंदर पूरे चाइना में जितने सीमेंट का इस्तेमाल हुआ उतना पूरे अमेरिका में पिछले 100 साल के अंदर भी नहीं हुआ है। तो चाइना ने इतना जो डेवलपमेंट किया वो किस बुनियाद के ऊपर किया? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उनके अपने जो लोकल लोग हैं, उनके अपने जो यानी वहाँ के लोग हैं, उनके अंदर ऐसी रूह फूंकी कि देखो ये जापान की वजह से हमारा ताइवान अलग होया हुआ है, जापान की ही वजह से हांगकांग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गया था, जापान की वजह से मकाऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में गया था। ये जापान जो है इसने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया हुआ है, और आज देखो जो जापान है हमारे से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। फिर
हमको जापान से भी आगे जाना है। अब जापान से आगे जाने के चक्कर में वहाँ के लोगों को उन्होंने काम पे लगा दिए। उसके बाद आया अमेरिका। अब अमेरिका से जब मुकाबला शुरू हुआ, ये दरमियान में सारी लड़ाइयाँ हुई, तो फिर वहाँ के लोगों ने टारगेट बनाया अमेरिका को कि अब हमको अमेरिका जापान ये दोनों से भी आगे जाना है। मतलब एक जुनून है, जुनून उनका, और वो लोगों का काम पे इतना फोकस है, इतना फोकस है, इतना फोकस है चाइनीज़ लोगों का, सोच भी नहीं सकते आप। हमारे इंडिया के अंदर आप छोटे से बच्चे को भी अगर चीन या चाइना के बारे में पूछोगे, उसको भी मालूम है कि भाई चीन और चाइना जो है वो एक मुल्क का नाम है। और बड़ी उम्र वाले जो है तकरीबन उनको तो आधी चाइना की हिस्ट्री पता है, और घर में शायद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट तो हर घर के अंदर हमारे है। लेकिन अब मैं आपको आगे चाइनीज़ लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊं, आपको हैरत होंगी। चाइना में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है वहाँ के लोकल लोगों की जिनको आज तक यही पता नहीं है कि उनके पड़ोस में इंडिया नाम का भी कोई मुल्क और कोई कंट्री है। आप देखिए यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसे कई हमारे इंडियन जो वहाँ पे जाके सफ़र करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनके वीडियोज़ आपको मिलेंगे। वो बेचारे कहीं किस दुकान पे कुछ सामान लेने चले गए, कुछ लेने, वो साथ में वीडियो बना रहे। वो दुकानदार उनको पूछ रहा, भाई कहाँ से आए? बोले भाई मैं भारत से आया हूँ या इंडिया से आया हूँ। ये कहाँ पे है? यूरोप में है या फिर किधर है? अरे भाई तुम्हारे पड़ोस में है, पड़ोस में, तुम्हारे पड़ोस में। तुमको पढ़ाई नहीं क्या जोग्राफिया में? नहीं, बोले हमारे यहाँ पे जो है ये सब चीज़ें अपने दिल से पढ़ने की रहती, मतलब आपने एक्सटर्नल में पढ़ने का जोग्राफिया वगैरह। हमारे यहाँ सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ पे सिर्फ नेशनलिज़म, यानी तुम इस देश के, यानी ये देश तुम्हारा खुद का है, अब तुम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वही जज्बे के तहत में ये चाइनीज़ लोग जो है आज कहाँ तक पहुँच गई, ये हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की जो मैं मिसाल दे रहा था, साउथ कोरिया पे भी जापान ने जुल्म किया, और जापान का ही कब्ज़ा था उनके ऊपर भी, और वो भी हमारे साथ। यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, वही साउथ कोरिया का भी है, लेकिन हमारे से एक साल बाद उनका 1948 है। 1948 में उनको जापान से आज़ादी मिल गई। अच्छा, जापान से ये सब मुल्कों को भी जो आज़ादी मिली ना, तो वो हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटमी बम गिरे थे उसकी वजह से। वरना तो जापान ये ना चाइना को छोड़ता था, ना ही दोनों कोरिया को छोड़ता था, ना ही वियतनाम तक जो उसका कब्ज़ा था। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जापान से आज़ाद होने के बाद कोरिया वालों के दिल में अभी भी इस चीज़ की खलिश है कि जापान ने हमारे ऊपर इतने सालों तक हुकूमत की, और जापान जो आगे बढ़, मतलब उनका टारगेट ये है कि हमने जापान से 4 कदम आगे जाना। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, चाइना में भी और कोरिया में भी इतनी मेहनत और इतना फोकस रखते हैं वो अपने काम के ऊपर, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम है। जापान वालों ने, जापान की जो सोनी कंपनी है उसने इंटरनेशनल लेवल पे एक मकाम बनाई, तो एलजी और सैमसंग, ये दोनों कोरियन कंपनियां हैं। इन्होंने दुनिया में तड़फड़ करना शुरू कर दिया कि हम अपनी जगह कैसे बना सकते हैं और सोनी से आगे कैसे निकल सकते हैं। जापान की टोयोटा, होंडा, सुजुकी और ये गाड़ियों ने जो है, ये ब्रांड ने दुनिया के अंदर अपनी एक जगह बनाई। तो जो कोरियन जो ब्रांड्स है, हुंडई, किया मोटर्स और देवू मोटर्स, इसी तरह से जो कोरियन दूसरी जो कंपनियां हैं वो तड़फड़ करने लगी दुनिया की मार्केटों के अंदर कि भाई हम देवू मोटर्स और हुंडई और किया के लिए कैसी जगह बना सकते जापान के गाड़ियों की तरह से। और एक आदमी को 10-10 हुनर आते हैं वहाँ पे, 10-10 हुनर। जापान इसमें, कोरिया में भी और चाइना के अंदर भी। क्योंकि मेरा एक दोस्त वो बीजिंग शहर के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर था। अब अचानक से मैंने उसको 2-4 मरतबा मैसेज किया, उसका कुछ रिप्लाई आया नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया, उसके कॉल का भी रिप्लाई नहीं। फिर उसने मुझे सामने से मैसेज का जवाब भी दिया और कॉल का रिप्लाई भी दिया। मैं बोला क्यों भाई, आराम तो नहीं कर रहे थे? बोले नहीं, आराम नहीं कर रहा था, एक्चुअल में मैं ट्रेन में था, जर्नी के अंदर था। मैं बोला अच्छा। बोले मोबाइल मैंने अपने बैग के अंदर रखा हुआ था और मैं थोड़ा सो गया था। मैं एक्चुअल में बीजिंग का जो मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब था वो मैंने छोड़ दिया हूँ। मुझे उससे अच्छा एक जॉब मिला है शंघाई से आगे, यानी हांगकांग और शंघाई के दरमियान में किसी शहर का उसने नाम लिया। वहाँ पे मुझे बोले एक 5 स्टार होटल के अंदर शेफ़ का जॉब मिला है, यानी खाना पकाने वाले शेफ़ का। मैं बोला भाई आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और आप शेफ़ का काम करोगे?
उसने कहा चाइना में ये कोई ऐब की कोई मतलब कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी को 3-3 4-4 काम ऑलरेडी सीखना पड़ता है। बाज़ लोग वो होते हैं जिनके पास 10-10 हुनर यहाँ पे होते हैं, 10-10 हुनर, कि आपके पास में ये जॉब जाने से पहले कम से कम आपको जो दूसरी और 9 चीज़ें आती है उनमें से आपको कोई जॉब मिल जाना चाहिए। यहाँ हाल ऐसा है बोले। और मैं बहुत दिनों से मेरी जो अलग अलग फैकल्टीज़ है, क्योंकि एक्चुअल मेरा अपना सैलरी पैकेज का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं अच्छी सैलरी की जॉब तलाश कर रहा था और वो मुझे मिल गई खाना पकाने की जॉब, जिसके अंदर मुझे इससे ज़्यादा सैलरी है, तो मैंने वो जॉब छोड़ दिया। बताने का मकसद ये है मेरे मोहतरम दोस्तों कि जो क्वालिटी यानी जो चीज़ चाइना वालों के अंदर ऐसी कूट कूट के भरी हुई है और कोरिया वालों के अंदर कि वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, इसीलिए उनका अपने इतना बड़ा वहाँ पे जो है डेवलपमेंट होया हुआ है। हमारे यहाँ पे हम जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े मतलब एक आदमी 30 साल पहले जो काम करता था आज 30 साल के बाद भी वही काम कर रहा है, यानी कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि उसने अपने काम को आगे बढ़ाने में कभी फोकस किया ही नहीं। उसका ध्यान बाजू वाले की दुकान पे, आजू वाले की दुकान पे, सामने वाले की दुकान पे, पीछे वाले की दुकान पे, इसी में लाइफ बर्बाद हो गई। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जब कोई आदमी नई चीज़ शुरू करता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ यहाँ पे एक आदमी ने सबसे पहले जो शावरमा होता है, शावरमा जो अरबी शावरमा होता है, वो बेचारे ने एक ने शुरू किया। अब उसने शुरू करने के बाद में थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि दूसरे ने भी शुरू किया, तीसरे ने भी शुरू किया, चौथे ने भी शुरू किया, पाँचवें ने भी शुरू किया। अब हाल ये हो चुका है कि जिसकी पान की दुकान है उसके बाहर भी एक शावरमे का जो है वो लगा हुआ है, कपड़े की दुकान है तो उसके बाहर भी शावरमे का लगा हुआ है, और चाय की होटल है तो उसके बाहर भी शावरमे का। ऐसा हो चुका है कि हर जगह पे अब खाली आपको शावरमा ही शावरमा नज़र आएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो सीरियसनेस हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि चाइना कोरिया के अंदर, तो बहरहाल ये 2 मिसालें मैंने आपको इसलिए दिया कि उन्होंने यानी चाइनीज़ लोगों ने, कोरियन लोगों ने जो है ना, उन्होंने ये देखा कि भाई हमारा मुकाबला किससे है। ऐसे ही मुसलमान जब तक ये नहीं देखेंगे कि हमारा मुकाबला किससे है, हमारा मुकाबला है इज़राइल से, इज़राइल को हमको ज़ेर करने का है, इज़राइल को हमको हराना है। रिवेंज बोले तो लड़ाई झगड़े वाला रिवेंज नहीं, यानी हर एजुकेशनल लाइन का रिवेंज और डेवलपमेंट की लाइन का रिवेंज, टेक्निकल लाइन का, कि हम इनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। ये हमारे अंदर कब आएगा? जब वो एहसास हमारे अंदर पैदा होगा, या अरबों में पैदा होगा, या वहाँ के अतराफ़ के मुल्कों के लोगों में, कि भाई 70 साल से सिर्फ लड़ाई झगड़े चलते आ रहे हैं और इज़राइल ने अपने आप को बिल्डअप कर लिया और हम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। यानी हम आज भी उनसे पत्थरों से, जो 5000 साल पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती है, अगर हम पत्थरों से ही उनका मुकाबला कर रहे हैं, इसी पे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनमें और हमारे में कितना फ़र्क है। ये सोचने वाली चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया, जब तक मुसलमान ये नहीं सोचेंगे कि भाई हमारा मुकाबला किससे है, इज़राइल से है, तो फिर हम इज़राइल को कैसे पीछे कर सकते हैं? तो हमको ये सब चीज़ों में अपने अंदर क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। आपकी क्वांटिटी कितनी है? जैसा मैंने 2 रोज़ पहले भी बताया, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मुसलमानों की आबादी पूरी दुनिया में 200 से 250 करोड़ के दरमियान में है। मुसलमानों की आबादी दुनिया के परसेंटेज का तकरीबन 25 से 30% के दरमियान होता है और इज़राइल 0.18% होता है। आप खुद सोचो, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। क्वालिटी उनके अंदर जो क्वालिटी है, आप जैसे चाइनीज़ लोग मैंने बताया ना, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है कि अपने बाजू में इंडिया भी एक मुल्क है, मालूम ही नहीं है उनको, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उनको इसकी। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पास इतनी फुर्सत का वक्त है कि महल्ले में कितने घर है, किसके घर में क्या पकने वाला है, और कौन क्या करता है, और कौन कहाँ जाता है, और कौन कहाँ से आता है। इसी वजह से हम आज दुनिया से 200 साल पिछड़े हुए और दुनिया से पीछे है। ये रीज़न है उसका। यानी हमने अपने दुश्मनों को हमने समझे कि खाली तकरीरों से हम उनको हरा देंगे और व्हाट्सएप पे हम उनको हरा देंगे
और फेसबुक पे हम बस हरा देंगे। और मैं अभी देख रहा हूँ बाज़ लोग जो है फेसबुक की रेटिंग गिराने के ऊपर मुहिम चला रहे हैं। उनको लगता है बस इससे जीत गए, जंग जीत गए, वाह वाह माशाल्लाह, जीत गए। क़यामत तक भी नहीं जीत सकते। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना। अल्लाह के नबी ने वही सिखाए सहाबा को, कहा कि चीन जाओ। काई के लिए फरमाया चीन जाओ? आप बताइए ना मुझे, क्या चीन में दीनी तालीम होती थी? अरे वहाँ टेक्निकल तालीम होती थी। फरमाया कि चीन जाओ। ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया इब्रानी ज़ुबान सीखो और रोमन ज़ुबान सीखो। सीखा उन्होंने उनकी ज़ुबानों को। और हमारे यहाँ तो इंग्लिश सीखने के ऊपर फतवे है कि वो सीखना हराम है और नाजायज़ है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल अभी मुझे वो टॉपिक पे नहीं आना है, तो इसलिए ये आज हमारा वो सीरीज़ का पहला सबक है। अब हम आपको बताएंगे, यानी आज हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे थे कि अपने अंदर वो जोश पैदा होना चाहिए कि हम अपने दुश्मन से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कैसे पैदा कर सकते। अब कल से हम जो है इंशाअल्लाह आपको एजुकेशन और हर फैकल्टीज़ के बारे में बताएंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।